नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और कहूँ कि इंटरेस्टिंग कविता। आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के पहुंच चुके हैं हम पाठ अर्थात कविता 11 पर। भाई काव्यखंड का 11वां पाठ आ गया है और टोटल पाठ कितने हैं काव्यखंड में 12। तो अब हम कह सकते हैं कि हम बहुत नजदीक हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के समापन में। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं। पाठ 11 नाम है पृथ्वी, लिखा है नरेश सक्सेना जी ने। पृथ्वी, वाह, अनोखा ग्रह, सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह जिस पर हम सभी सबसे सुंदर मनुष्य निवास करते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं नरेश सक्सेना जी के जीवन परिचय की ओर। उसके बाद हम जानेंगे इनके द्वारा रचित पृथ्वी कविता। क्या होगा पृथ्वी कविता में? पृथ्वी के बारे में हमने निबंध पढ़े हैं, अनुच्छेद लिखे हैं और भी कुछ बहुत पढ़ा है, लेकिन कविता शायद पहली बार पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, आइए जानते हैं नरेश सक्सेना जी के बारे में। नाम नरेश सक्सेना। क्या बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या आपने नरेश सक्सेना जी का नाम पहले सुना है? ठीक है, यदि सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा है कि उनका जन्म कब हुआ? सन 1939। कब हुआ? सन 1939 में आपका जन्म हुआ। कहां पर? अरे वाह, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे अरे वाह क्यों? अरे वाह इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हम भी निवास करते हैं और मध्य प्रदेश का ये ग्वालियर क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र भोपाल है। शिक्षा बीई ऑनर्स जबलपुर, MEPH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता। वृत्ति उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक, टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक, त्रिपोली लीबिया में वरिष्ठ सलाहकार। संप्रति सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से संबंध रखते हैं। तो नरेश सक्सेना जी के बारे में आपने ये सब जाना। शिक्षा है उनकी BE ऑनर्स जबलपुर से, MEPH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता से, और साथ ही साथ आप सलाहकार हैं, त्रिपोली लीबिया में वरिष्ठ सलाहकार, कार्यकारी निदेशक टेक्नोलॉजी मिशन के, और उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक भी हैं, सब मैनेजर। ठीक है, जान लिया आपने। और देखिए संपादन, साहित्यिक पत्रिका आरंभ वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छाया नट का सह संपादन। गतिविधियां टेलीविजन और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा है। 10वीं दौड़, एक हती मनु। ओह माय गॉड, ये शब्द सुनकर पता है मुझे बहुत हंसी आई इसलिए कि ये तो एकदम ग्रामीण शब्द है और इस शब्द का प्रयोग हमने किया है। एक हती मनु। पता है हती का अर्थ क्या है बेटा? हती का अर्थ होता है थी, एक थी मनु। तो यहां लिखा है एक हती मनु, मतलब बुंदेली भाषा में लिखा है। तो अरे वाह, रचनाकार नरेश सक्सेना जी ने बुंदेलखंडी भाषा के शब्द यहां पर यूज किए तो एकदम गांव की जो भाषा थी वो याद आ गई। तो एक हती मनु बुंदेली का लेखन, एक नाटक आदमी का आ, देश की कई भाषाओं में 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शित हुई है। ये संबंध जल से ज्योति, समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का निर्देशन। अपनी पत्नी विजय नरेश द्वारा निर्देशित वृत्त फिल्मों जौनसार, बावर और रसखान का आलेखन भी किया है। अरे मान गए भाई, अब तो नरेश सक्सेना जी ने सच में दिल जीत लिया। और खैर हम तो कहाँ उनके समक्ष तुच्छ ही है, निम्न है, लेकिन सच में बड़ा अच्छा लगा पढ़कर उनके बारे में। सम्मान है 2006 में पहला सम्मान मिला उन्हें, फिर 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1973 में हिंदी साहित्यिक सम्मेलन का सम्मान भी प्राप्त हुआ। कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश, ये आपकी कविता का संकलन है जिसका शीर्षक है समुद्र पर हो रही है बारिश। हती का अर्थ ना भूलियो, हती का अर्थ है थी, एक थी मनु। और मनु कौन? झांसी की रानी, मनु नाम तो नहीं का था।
आओ अब हम चलते हैं पृथ्वी कविता की ओर। पृथ्वी अनोखा ग्रह। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर सभी जीव जंतु अपना जीवन सुख पूर्वक निभा सकते हैं, जहां पर जल, वायु, वातावरण सब कुछ हमारे अनुकूल है। जब अनुकूल है तभी तो हम जीवन यापन कर सकते हैं। तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है और नरेश सक्सेना जी ने पृथ्वी पर रचना करके एक और बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। उनको हम नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हिंदी साहित्य में इतने उम्दा वरिष्ठ रचनाकार शामिल हैं, जिससे हिंदी का जो साहित्य है वो शिखर शिखर पर पहुंचता जा रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता। अच्छे से देखना, सुनना। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती ही चली जाती हो। कविता ने ये इतनी अच्छी शैली में लिखा है, या कह सकते हैं कि उन्होंने संवाद शैली कह सकते हैं। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? ठीक है, तो ये संवादात्मक शैली में लिखा गया है। ये हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे हिस्से में उजाला। ये तो आप जानते ही हो कि जब अब भारत का नक्शा हम थोड़ा सा बनाते हैं, सिक्किम हो गया, यहाँ ये गुजरात हो गया और यहाँ से अब भारत, सिर्फ भारत का नक्शा, बाकी तो आप भाई विश्व का नक्शा तो आएगा नहीं। अब कहीं पर है छांव, कहीं पर है धूप, ये है हमारा ग्लोब मान लो। तो यहाँ पर है धूप, तो कहीं पर उजाला, कहीं पर अंधेरा। अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही साथ, अच्छा हाँ, एक और प्रश्न आपसे पूछूं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? बता दो जल्दी से, किसको पता है? किस से? पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर? किस तरफ घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूरब की ओर। यस, देखो, तो पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? क्योंकि यदि हम घूमें तो हम तो चक्कर खाकर गिर ही जाएं। कवि पृथ्वी से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम घूमती हो, घूमती चली जाती हो, चक्कर नहीं आते? अपने आधे हिस्से में उजाला और आधे में है अंधेरा। ये कैसे है भाई? हाँ, रात को दिन और दिन को रात करती रहती हो। ये कैसे करती हो तुम पृथ्वी? इतना सब तुम में कहां से आया? कभी कभी कांपती हो। अब ये कांपना शब्द आया है भूकंप के लिए। हाँ, बताओ जरा, आया है कि नहीं? कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार। जब तुम जरा सा कंपन करती हो, ऐसा लगता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अपनी गृहस्थी के पेड़, पर्वत, शहर, नदी, गांव, टीले सभी कुछ नष्ट कर दोगी। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? ये भी सही है। तुम्हारी सतह पर, अब क्यों उन्होंने, कवि ने कहा कि पृथ्वी क्या तुम कोई स्त्री हो? इस प्रश्न के पूछने के साथ ही साथ कवि स्त्री को सहनशीलता ठीक है, सहनशीलता के बारे में बताना चाहते हैं स्त्रियों की, कि ये कार्य सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है, जो भावनात्मक रूप से भी और हर एक क्षेत्र में जो सहन शक्ति की मूरत है, शक्ति कहलाती है। तो क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है। वाओ, क्या बात कही है। देखो, तुम्हारी सतह मतलब ऊपर भी पानी है और नीचे भी पानी है, लेकिन जो तुम्हारा, अच्छा रुक जाओ, ऐसे करते हैं अपन थोड़ा सा, कि जो तुम्हारा केंद्र है, यहां तो अग्नि है, ये तो आग है, कैसे करती हो तुम ये सब?
ऊपर पानी, नीचे पानी, केंद्र में अग्नि। ये कैसे संभव है? लेकिन तुम्हारे गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी, तुम क्या कोई स्त्री हो? बेटा, बार बार कवि ने पृथ्वी को स्त्री 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 कहा है, वो इसलिए कि जिस तरह से स्त्री सबके साथ प्रेम बर्ताव, कितनी मधुरता के साथ सबके साथ, जैसे हम अपनी सबसे उदाहरण लेंगे तो हम माँ का उदाहरण लेंगे। माँ का रूप सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत। हम सब माँ शब्द के आगे नतमस्तक हैं। माँ से ऊपर कुछ भी नहीं। माँ 9 महीने गर्भ में रखकर असहनीय कष्ट सहकर अपनी संतान को जन्म देती है। असहनीय कष्ट जो संभवतः कोई नहीं सह सकता, कोई भी नहीं। तो पृथ्वी, तुम क्या स्त्री हो जो इतना सब कुछ सहती हो, इतना सब कुछ सहती हो जो अन्य किसी के लिए असंभव है, असंभव, और तुम वो कार्य करती हो? क्या तुम स्त्री हो? पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को परिभाषित करने के लिए स्त्री का उपमान लिया है। ये हम स्त्री जाति के लिए कितनी सम्मान या श्रद्धा की भावना है कवि के मन में। कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्त्री से बढ़कर कुछ नहीं, मां से बढ़कर कुछ नहीं। मां एक ऐसा शब्द जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको परिभाषित करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, निशब्द हो जाते हैं हम। बार बार उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी सतह पर पानी, नीचे पानी, लेकिन गर्भ में तो अग्नि है। क्या तुम स्त्री हो? ये सब बातें कहकर कवि स्त्री जाति को सम्मानित करते हुए यह कहना चाहता है कि संपूर्ण दुनिया में स्त्री सबसे सहनशील, सबके लिए समान भावना रखने वाली, स्वयं को कष्ट देकर भी अपने परिवार की सुखी और संपन्नता की प्रार्थना करने वाली, स्वयं पर आंच आए तो आए लेकिन उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आने देगी, ऐसी भावना केवल और केवल स्त्री में ही होती है। कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से, ताप यहां गर्मी के लिए, दबाव यहां बोझ के लिए, आर्द्रता मतलब कड़कड़ाती ठंड के लिए अपने कोयलों और हीरों में बदल देती हो। जो कोयले हैं उनको हीरों में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर, कितने चुपचाप, रत्नों से ज्यादा, रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती ही चली जाती हो, तुम अथक परिश्रम करती हो। बेटा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि स्त्री आज के, आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में घर को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, बाहर का काम भी कर रही है, घर जाकर पुनः अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पहले या फिर अभी भी देखें कुछ कुछ घरों में कि मान लीजिए पुरुष बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अर्थात कमा कर ला रहे हैं, तो स्त्री घर में उनको पूजती है। कहने का तात्पर्य कि सब कुछ उनके हाथ में, पानी पीजिए, भोजन कीजिए, वस्त्र कपड़े हम धो देंगे, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब स्त्री काम कर रही है, बाहर जाकर परिवार चला रही है, और वो जब घर वापस पहुंचती है, उसके साथ तो ये कुछ नहीं होता। मैं मतलब एक कॉमन बात बता रही हूं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बता रही हूं। उसके साथ वो तो घर पहुंचती है तो घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। क्यों? जबकि हम कहते हैं कि हमारे समाज में बदलाव आ चुका है, फिर भी जो पुरुष के मन में है कहीं ना कहीं अहंकार, वो उसे झूठा अहंकार कहेंगे। अब सभी को शामिल नहीं करती हूं मैं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी, भले ही वो घर बाहर का काम कर रही है, लेकिन फिर भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते हैं। क्यों? तुम संभालो रसोई घर, हमने थोड़ी कहा है कि बाहर जाओ। ऐसा भी सुनने में आता है। क्यों? कब सुनेगा, कब समझेगा व्यक्ति?
कवि ने कितने सुंदर तरीके से यहां पर सब कुछ स्पष्ट किया है कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। पृथ्वी तुम घूमती हो, अब हम करते हैं व्याख्या। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? देखिए बेटा, यहां पर कवि ने यही बताया है कि पृथ्वी कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है, कवि नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि पृथ्वी निरंतर घूम रही है। भौगोलिक तथ्य के अनुसार पृथ्वी की दो गतियां हैं। भौगोलिक मतलब समझते हो, जियोग्राफिकल। दो गतियां हैं। प्रथम वह जब अपनी धुरी पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है। द्वितीय वह जब वो सूर्य के चक्कर लगाती है। एक तो पृथ्वी अपनी ओर मतलब पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दूसरा वो सूर्य की परिक्रमा भी लगाती है। अपने अक्ष पर घूमना अर्थात आप तो समझते ही हैं। चलो मैं और आपको बता देती हूं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये अपने अक्ष पर घूम रही है। कैसे? पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर। हम इसको मान लेते हैं, देखो यदि हम रखेंगे यहां तो ये रहेगा हमारा पूरब, ठीक है। ये रहेगा हमारा पश्चिम, ये रहेगा उत्तर, ये रहेगा दक्षिण। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? ये हमारी पृथ्वी है, दिखाई दे रहा है सबको? ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूरब की ओर, इस तरह से। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे। समझ में आया? अपनी धुरी पर घूमना मतलब अपने ही स्थान पर घूमना है। और अपने स्थान पर घूमने के साथ साथ ही ऐसा नहीं है कि वो अब वहीं घूमेगी, कभी जाएगी वो सूर्य के चक्कर लगाने, नहीं। अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है इस तरह से, लेकिन उसी के साथ साथ वो सूर्य के चक्कर भी लगाती है। तभी तो दिन और रात भी होते हैं। समझ में आया? तो जब पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ, अपने अक्ष पर घूमने के साथ, अपनी धुरी पर घूमने के साथ। कैसे? पश्चिम से पूरब। ये जरूर ध्यान रखना, वैसे तो आपको पता होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी घूमती है तो किस तरह से घूमती है। और साथ ही साथ वो सूरज की परिक्रमा भी लगाती है। अब यहां पर कवि ने बताया है कि पृथ्वी कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि पृथ्वी तुम निरंतर निरंतर मतलब लगातार घूम रही हो। भौगोलिक तथ्य के अनुसार पृथ्वी को दो गतियां हैं पृथ्वी की। एक है एक है अपने अक्ष पर और दूसरा है सूर्य के चक्कर लगाना। प्रथम से दिन और रात होते हैं, जब वो अपने में घूम रही है तो दिन रात, और दूसरे से ऋतु परिवर्तन, मौसम बदलता है। इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कवि एक शब्द को पकड़ता है, घूमना। पृथ्वी ना जाने कब से अनंत काल से घूम रही है। जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर, ये अपनी धुरी पर जब घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, तो उससे हो जाते हैं दिन और रात। कभी सूरज आगे तो दिन हो गया, अब पीछे की साइड तो रात ही होगी। और जब वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो उससे होता है ऋतु परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, ठीक है। कभी सूर्य के निकट तो गर्मी, थोड़ी ठंडक, बरसात, ये सारे मौसम। तो इसको उन्होंने एक मूल शब्द उन्होंने पकड़ लिया है, एक शब्द को उन्होंने पकड़ लिया जिसको घूमना कहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे कविता में घूमना शब्द आया है। इस आधार पर कवि एक जिज्ञासा करता है, पृथ्वी क्या इस तरह निरंतर घूमते रहने से तुम्हें चक्कर नहीं आते? और इस जिज्ञासा के द्वारा कवि पृथ्वी की जड़ता में मानव चेतना भी भर देता है, ठीक है। कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार। अब जब कभी कभी तुम कांपती हो, ऐसा लगता है जैसे सारा घर बार तुम नष्ट कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा कंपन, तुम्हारा कांपना कोई आम कांपना नहीं है। अपनी गृहस्थी के पेड़, पर्वत, शहर, नदी, गांव, टीले, सभी कुछ नष्ट कर दोगी ऐसा लगता है। जब तुम कांपती हो तो घर गृहस्थी के जो पेड़ हैं, पर्वत हैं, शहर, नदी, गांव के गांव, सब कुछ नष्ट। पृथ्वी तुम क्या कोई स्त्री हो? पुनः उन्होंने कहा, पृथ्वी
तुम क्या कोई स्त्री हो। क्योंकि जब स्त्री जिस तरह से दुर्गा के रूप में रहती है, सबका लालन पालन पोषण करती है, सबके साथ प्रेम भरा बर्ताव करती है, जब वही दुर्गा काली का रूप धारण कर लेती है तो सबका संहार भी कर सकती है। तो क्या पृथ्वी तुम स्त्री हो, ये बताना चाहते हैं कवि। देखो, नरेश सक्सेना जी ने अपनी पृथ्वी कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पृथ्वी को एक मानवी रूप में देखा है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, मानवीकरण अलंकार। इस कविता में मानवीकरण अलंकार है। और बेटा मानवीकरण अलंकार जो रहता है, मानव के अतिरिक्त जब मानवीय क्रियाओं का वर्णन प्रकृति पर कहीं भी किया जाए, वहां मानवीकरण। तो यहां पर उन्होंने मानवीय रूप में देखा। पृथ्वी कांपती है तो भूकंप होता है, जिससे धरती की सतह भी प्रभावित होती है। बेस, सतह मतलब आधार, उसका पूरा जो बेस रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है। और उस पर बसे उगे नगर, गांव, पेड़ पौधे आदि भी इस सहज कंपन की घटना को चेतना से जोड़ते हुए कवि मानता है कि पृथ्वी कभी कभी कांपती है। उसका यह कांपना प्राकृतिक सहजता नहीं है, उसकी चेतना सत्ता का विषय है। कि कब, जैसे कभी माँ को भी गुस्सा आता है, माँ को भी गर्मी लगती है, माँ को भी दुख होता है, लेकिन हम सोचते हैं अरे उसको क्या गर्मी लगेगी, संडे हम सब की छुट्टी, लेकिन हम कहेंगे मम्मा संडे है, आज हमें ये खाना है, आज हमें वो खाना है। जबकि माँ भी पूरे सप्ताह काम में लगी हुई थी, लेकिन हमने संडे को और डबल ड्यूटी दे दी। क्यों? क्योंकि हमारी छुट्टी है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, संडे को हम थोड़ी सी हेल्प कर दें, माँ को अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दें, वो सुख बड़ा असीम होता है। इसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी प्रभु को कि बच्चे हो या विद्यार्थी, बहुत किस्मत वाली हूं मैं कि मुझे बच्चे और विद्यार्थी बहुत ही प्यारे मिले हैं। सच में मतलब भावनाओं को समझते हैं, आत्मीयता की भावना रखते हैं। मेरे मतलब जैसे मान लीजिए यदि मैं सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर हूं, तो जब घर जाती हूं तो बड़ा प्यार भरा माहौल मुझे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से जब मैं आपसे लाइव क्लास में जुड़ती हूं तो मुझे अपनापन लगता है, एक आत्मीयता की भावना लगती है। मुझे लगता ही नहीं है कि आप हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं, मुझे लगता है आप बस मेरे ही पास हैं, साथ में हैं हम। तो ये एक भावना है, ये एक ऐसा मतलब कहें कि एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ वही व्यक्ति फील कर सकता है जो उस जीवन को जी रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सबको। जिससे धरती की सतह भी प्रभावित होती है और उस पर बसे उगे नगर, गांव, पेड़ आदि भी इस सहज कंपन की घटना को चेतना से जोड़ते हुए कवि मानता है कि पृथ्वी कभी कभी कांपती है। उसका यह कांपना प्राकृतिक सहजता नहीं, उसकी चेतना सत्ता का विषय है। चेतना सत्ता का विषय है, ठीक है। कहने का मतलब जब उसकी चेतना में ठंडक, गर्मी, भाई कोई भी होगा, गुस्सा आता है, कभी कूल रहते हैं, तो इस कांपने के कारण कवि को लगता है कि यह एक ऐसी स्त्री का क्रोध में कांपना है जो क्रोध के आवेग में अपनी ही गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट करती है। क्योंकि जो जीवन बसा सकता है वो उजाड़ भी सकता है, ठीक है। जो क्रोध के आवेग में अपनी ही गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट करती है। यहां कवि ने पेड़, पर्वत, नदी, टीले, गांव, शहर आदि के सम्मिलित रूप को पृथ्वी की गृहस्थी माना है और पृथ्वी को गृहस्थिन नारी। मानवीकरण की संभावना के बीच कवि प्रश्न करता है कि क्या तुम एक स्त्री हो। स्पष्टतः कवि की दृष्टि में पृथ्वी का आचरण तक तेजस्विनी अग्नि गुण प्रधान नारी का है। तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी तुम क्या कोई स्त्री हो। पुनः इतनी प्यारी पंक्तियों के बाद भी कवि ने फिर से पृथ्वी से यही पूछा है कि क्या तुम कोई स्त्री हो। कवि की
प्रस्तुत पंक्तियों में नरेश सक्सेना जी ने भौगोलिक तथ्य को काव्यत्व में परिवर्तित किया है। पृथ्वी की सतह पर प्रायः 2/3 भाग में जल है। आप जानते हो 2/3 भाग में जल है। इसके नीचे भी विभिन्न स्तरों पर जल है जो खुदाई द्वारा ज्ञात होता है। लेकिन यह भी भौगोलिक सच है कि पृथ्वी के भीतर स्थित जल की सतहों से बहुत नीचे भारी मात्रा में आग भी है, जो ज्वालामुखी आग, लावा। इतना जल है फिर भी लावा है, आग भी है, लावा भी। सच में परमात्मा की सृष्टि अनोखी है जिसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए धरती अग्नि गर्भा है, जो गर्भ में अग्नि को रखती है। कवि की दृष्टि में स्त्री ऊपर से भी जल की तरह तरल है और हृदय के स्तर पर भी भीतर की भावनाओं के कारण तरल है, लेकिन उसमें भी भीतर अग्नि तत्व की प्रबल है, जो प्रायः विशेष परिस्थितियों में उसे ज्वालामुखी बना देती है और वह चंडी बन जाती है। इस तरह सभी पृथ्वी में समानता तलाशते हुए कवि पृथ्वी से पूछता है कि क्या तुम कोई स्त्री हो। यहां पर ध्यान देना कि कवि की दृष्टि में स्त्री ऊपर से जल की तरह तरल, या कहें कि ठंडी, ठीक है, भावना में बहने वाली, भावनात्मक, और भीतर से भावनाओं के कारण भी तरल है, लेकिन उसमें भीतर अग्नि तत्व भी प्रबल है, ज्वाला भी है, कि जब कोई उसकी आत्मा को, उसके हृदय को ठेस पहुंचाएगा तो वो अग्नि स्वरूपा भी है। ठीक है, जो प्रायः विशेष परिस्थितियों में उसे ज्वालामुखी बना देती है और वह चंडी का रूप धारण कर लेती है। फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। महाकाली, चंडिका देवी। इस तरह सभी पृथ्वी में समानता तलाशते हुए कवि पृथ्वी से पूछता है कि क्या तुम कोई स्त्री हो, जो इस तरह से बिल्कुल स्त्री की भांति हो। कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरों में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप रत्नों से ज्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी, तुम क्या कोई स्त्री हो। प्रेम, दया, ममता, परोपकार, अपनापन सब कुछ है इस दिल में, सब कुछ है स्त्री के दिल में। वैसे ही पृथ्वी के बारे में बताया है। पृथ्वी कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में नरेश सक्सेना जी ने पृथ्वी के रत्न गर्भा रूप का वर्णन किया है। भौगोलिक सच के अंतर्गत हम जानते हैं कि धरती के नीचे से कोयला भी निकलता है और वैज्ञानिकों ने अधिक ताप के स्तर पर कोयला से हीरा बनाया है। कोयला, हीरा, ठीक है। उच्चतम ताप की स्थिति होने पर विशेष उपादानों के संयोग के कारण कोयला हीरा बन जाता है। उच्चतम ताप मतलब अत्यधिक गर्मी, मैक्सिमम टेम्परेचर। धरती के भीतर से खोदकर ही हम अन्य कई रत्न भी निकालते हैं। ये रत्न ताप, आर्द्रता और दबाव की प्रक्रियाओं के कारण निर्मित होते हैं और धरती का रत्नगर्भा नाम सार्थक करते हैं। रत्नगर्भा मतलब अपने गर्भ में रत्न धारण करने वाली। यह प्रक्रिया अप्रकट घटित होती है। अतः कवि मानते हैं कि एक चतुर स्त्री की तरह चुपचाप पृथ्वी विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर रत्नों का निर्माण करती है। अतः रत्नों से ज्यादा रत्नों की रचना से रहस्य पृथ्वी का हृदय भरा है। यही स्थिति नारी की स्थिति होती है। वह भी रहस्यमय हृदय वाली होती है। कोई भी नहीं जान सकता कि उसके मन में क्या है। वो तुरंत अच्छाई को, बुराई को, सकारात्मकता को और नकारात्मकता को परख लेती है कि कौन व्यक्ति किस लहजे में उससे बात कर रहा है, उसके पीछे क्या मंशा है। उस वास्तव में स्त्री समझ जाती है। कितनी भी कोई मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, लेकिन वो तुरंत किसी पर विश्वास नहीं करती है। ये मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता रही हूं। अतः कवि विश्वास पूर्वक जिज्ञासा करता है कि पृथ्वी, तुम क्या कोई स्त्री हो जो ये सारी भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं? क्या तुम स्त्री हो? तो यहां पर बेटा आप समझ ही सकते हैं कि कवि ने क्या कहा है।
आशा करती हूं आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और समझा है। तो आपको बने रहना है पृथ्वी नरेश सक्सेना जी की कविता के साथ। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।